हेलो स्टूडेंट। आज 21 मार्च को कक्षा 10 की विज्ञान का पेपर था। तो देखिए, आप देख सकते हैं पेपर आपके सामने है। ओरिजिनल पेपर है, माध्यमिक परीक्षा 2025 विज्ञान, और समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80। ऊपर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है। तो इसी पेपर का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। और बिल्कुल 100% राइट आंसर लेकर के आया है ये चैनल आपके लिए, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर, तो वीडियो में बने रहना। तो देखिए, खंड ऐसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न है आपका। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है ना, आयोडीन की सहायता से, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का कार्य करती है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है? प्लेनेरिया, लेशमानिया, प्लेज्मोडियम, केचुआ। तो देखिए, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो वृक्क होता है वो किस काम आता है? पोषण के लिए, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। जो वृक्क होता है जिसको हम इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, वो उत्सर्जन का कार्य करती है, जो हमारे रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दे। तो सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? भाई साहब, आपके पेपर को देख करके बहुत आनंद आ गया, क्योंकि यह पेपर बिल्कुल सरल था और वही आया है जो यानी मैंने बच्चों को पढ़ाया था। तो देखिए, कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। ये पादप हार्मोन के बारे में पूछ रहा है कि पादप हार्मोन कौन सा है। तो देखिए, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तो जंतु हार्मोन है, ठीक है, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। परंतु ये जो द ऑप्शन है आपका साइटोकाइनिन, यह एक पादप हार्मोन है। तो द ऑप्शन आपका राइट रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संकर संकरण में F2PD का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? तो F2PD में जीन प्रारूप अनुपात आपसे पूछा है, तो जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 होता है, ठीक है ना। यानी एक शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है, 2 अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठवा, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? तो सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण कौन करता है? उत्पादक करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता नहीं करते। ये सभी विषम पोषी हैं, यानी जो दूसरे के भोजन पर आश्रित होते हैं उनको हम विषम पोषी कहते हैं। तो जो ये उत्पादक होते हैं, जिनको हम हरे उत्पादक के अंदर जो हरे पौधे आते हैं, तो हरे पौधे ही सूर्य के प्रकाश का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जो अन्य जंतु होते हैं, अन्य विषमपोषी पादप होते हैं, उनको वो उस ऊर्जा को प्राप्त करवाते हैं, ठीक है ना। तो द ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध होता है। तो ये तो आप भली बात ही जानते हैं कि r बराबर 2f होता है। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो कैपिटल R बराबर क्या होगा? 2f होगा। सही ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश जो सबसे कम झुकता है, यानी सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल, बैंगनी, पीला, हरा। तो बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है ना, और लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवा, दिए गए परिपथ में बिंदु P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना। तो P और Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए, ये 4 ओम का प्रतिरोध और ये दोनों प्रतिरोध, ये दोनों तो हैं श्रेणी क्रम में, वो समांतर क्रम में, ठीक है। और ये दोनों प्रतिरोध 2-2 ओम के हैं, ये आपके श्रेणी क्रम में है। तो जब इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा? 4 ओम, ठीक है ना। अब ये और ये 4 ओम, ये दोनों किस क्रम में है?
श्रेणी क्रम वो समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, इनका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो यानी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 से निकालना पड़ेगा। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 आएगा। जब इसको ले से लेकर सॉल्व करें 2/4 आएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, यानी 2 ओम आएगा। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2 ओम आएगा। तो इसमें आपका ब ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। तो देखिए इन चारों में से चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है, परंतु ये महंगी होने की वजह से इसके तार नहीं बनाए जाते हैं, तार तांबे के, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चारों में से तो चांदी ही सबसे अच्छा चालक होगा, इसलिए द ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा संकेत करता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आपको भली भांति याद होगा कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में जो अंगूठा होता है वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, और जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर अंगूठे के बारे में पूछा है, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बतलाएगा, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है मैंने कल ही कराया था एक वीडियो में, जिन स्टूडेंटों ने ये क्वेश्चन पढ़ा था वो उनके लिए तो आनंद हो गए होंगे, वो यानी इस क्वेश्चन का आंसर देकर के आए होंगे 100%। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, चालक पर आरोपित बल की दिशा, आरोपित बल की दिशा पूछ रहा है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र इधर है, विद्युत धारा ऊपर है, तो मैंने कैसे कराया था कल कि चुंबकीय क्षेत्र इधर था और धारा की दिशा इधर थी, तो जो बल की जो दिशा थी वो कागज से वो कागज में भीतर की ओर जाते हुए थी, परंतु यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा बदल दी है या ऊपर कर दी है, तो इस समय से ऑप्शन आपका राइट रहेगा, कागज से बाहर की ओर आते हुए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस जिंक की और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ZnSO4 बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यही पूछा जा रहा है कि इसमें उत्पन्न गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उदासीन विलयन का पीएच होता है, जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच हमेशा 7 होता है, ठीक है ना। बे ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया 2PbO प्लस सी, यानी कार्बन और लेड ऑक्साइड परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं, तो पीवी अलग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो इसमें कथन दिया गया है, पहला सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर इन चारों में से आपको ऑप्शन देखने हैं कि कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, ठीक है ना। ये क्या उपरोक्त अभिक्रिया के लिए सत्य कथन है, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट और सेकंड सत्य है, या फिर ब में केवल फर्स्ट या फिर केवल फर्स्ट सत्य है, स में केवल सेकंड क्या केवल सेकंड सत्य है, चौथे में द में थर्ड और फोर्थ केवल थर्ड और फोर्थ ही सत्य है, ये हमको बताना है। तो देखिए सीसा उपचयित हो रहा है, तो सीसा तो पी भी है अकेला, तो पीबी जो है ये उपचयित थोड़े हो रहा है, उपचयित तो ये हो रहा है पीबीओ, पीबीओ पीबी में उपचयित हो रहा है, तो यानी उपचयित कौन हो रहा है, पीबीओ उपचयित हो रहा है, यानी लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और कह रहा है कि कार्बन, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, इससे ऑक्सीजन निकल उपचयित, वो अपचयित कहलाता है, तो यानी पीबीओ क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन और ऑक्सीजन जोड़ना उपचयन, ठीक है ना। तो लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, तो लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे बोलेंगे दूसरी भाषा में कि कार्बन उपचयित हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यानी तीसरा पॉइंट आपका राइट रहेगा। तो यानी द ऑप्शन आपका राइट रहेगा, थर्ड और फोर्थ ही राइट रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस परमाणु के एम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, पी, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो एस कक्षा में चले जाएंगे, ठीक है ना, और यानी के कक्षा में चले जाएंगे, के वो अलग सिस्टम है, यहाँ पर के, ठीक है, KLM, तो के में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एल कक्षा में, 8 और 10 बचेंगे 5, 5 इलेक्ट्रॉन एम कक्षा में चले जाएंगे, तो बे ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उन्हें कहते हैं जिनके मध्य एकल बंध पाया जाता है। तो C2H2, ये तो एल्केन का सूत्र नहीं है, C2H4
4 ये भी एल्केन नहीं है, C2H6 से ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जैसे अगर आप इसको खोल के लिखें तो CH3 CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हैं और सबके मध्य सिंगल बंध है, इसलिए यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, मेथेन CH4 में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की संख्या है। सहसंयोजक आबंध एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से सहसंयोजक आबंध बनते हैं। CH4 को हम खोल के लिखें तो ऐसे लिखेंगे। अब इसमें सहसंयोजक आबंध कितने, 1 2 3 4, तो इसमें आपका क्या सही रहेगा, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा, 4। अब देखिए आपके रिक्त स्थान चालू हो चुके हैं। हार्मोन की क्रिया को खाली जगह क्रिया विधि नियंत्रित करती है। हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है? यदि हार्मोन यानी अधिक हो रहा है तो उसको कम कौन करेगा? ठीक है ना। अगर हार्मोन कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा कौन? तो इसमें होता है आपका पुनर्भरण, यानी हार्मोन की क्रिया को पुनर्भरण क्रिया विधि नियंत्रित करती है। तो इसमें क्या आएगा, पुनर्भरण, पुनर्भरण। ठीक है ना। अगला देखिए, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल खाली जगह कहलाता है। उसको हम खाद्य जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य जाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। देखिए अगला रिक्त स्थान है आपका, सामान्यतया विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं। क्योंकि ये तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो इसमें क्या आएगा, क्योंकि ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से खाली जगह होगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर फेरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी? अगर फेरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। तो इसमें आंसर आएगा, वृद्धि करने से बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? MgO। ठीक है ना। सोने और लोहे में से खाली जगह अधिक तन्य धातु है। तन्य कौन सी है? सोना है। क्या है? सोना। अब आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न चालू होते हैं। तो देखिए इसमें से ज्यादा क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। जो जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट है उनको ही बताऊंगा। ठीक है ना। जैसे ये आ गया, शोषण को परिभाषित कीजिए। शोषण को आप परिभाषित करना था। शोषण को परिभाषित करने कैसे किया होगा आपने कि शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है ना। और उसके आगे लिख दिया होगा, जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। ठीक है ना। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट जाता है, और ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ठीक है ना। तो इस पर लिख दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। तो देखिए इसमें आएगा आपका प्रे मस्तिष्क। क्या आएगा? प्रे मस्तिष्क। ठीक है ना। अगर किसी ने अग्र मस्तिष्क लिखा हो तो वो भी सही है, क्योंकि ये प्रमस्तिष्क जो होता है ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। ठीक है। उभयलिंगी पुष्प का कोई एक उदाहरण लिखिए। उभयलिंगी पुष्प का एक ही उदाहरण लिखना है। ठीक है ना। अब एक उदाहरण वैसे तो आपको दो याद होंगे, जैसे गुड़हल हो गया। क्या हो गया? गुड़हल और सरसों। इनके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल के प्रयोग में मटर के सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण, सफेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था? बैंगनी। क्या था? बैंगनी लक्षण था। अगला देख, किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष के बारे में समझाना था कि यानी निकट दृष्टि दोष में नजदीकी वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ में विभवांतर का मापन किस यंत्र से करते हैं? परिपथ में विभवांतर को किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से मापा जाता है। आगे देखिए, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो यहाँ पर धारावाही परिनालिका आपको बनाई होगी आपने। किस प्रकार से बनाई होगी? इस प्रकार से, और इसमें से धारा
विद्युत धारा की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उनको इस प्रकार से आपने बना दिया होगा, ठीक है ना। ऐसे दिशा ऐसे होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर कोई यौगिक प्राप्त होगा जो यहाँ पर लिख रखा है एक्स और प्लस ऊष्मा बनती है। तो क्वेश्चन कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया में एक्स का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो बनता है वो, ये तो बिना बुझा हुआ चूना है, जो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है, कि उसका सूत्र क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीकर को चित्रित कीजिए। बीकर को आपने चित्रित कर दिया होगा, बहुत ही सरल आया है, ठीक है ना। इसको इस प्रकार चित्र कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये होता है CH3COOH। तो प्रकार्यात्मक समूह लिखना है इसमें, तो ये लिखना है ऐसे COOH, ये ऐसे, ठीक है ना। अगला देखिए, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परपथ में लगाने पर परपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। इस परीक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए। तो कौन से गुण को प्रदर्शित किया उस विद्यार्थी ने, कि जो अम्ल होते हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं, अर्थात अम्ल में आयन पाए जाते हैं। अम्ल में क्या पाए जाते हैं, H+ आयन पाए जाते हैं, जिनकी वजह से विद्युत का चालन होता है। अब देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आए सभी, ठीक है ना। इधर आपको एक अभिक्रिया बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पर ये है NaOH प्लस Zn, फिर बन रहा है Na2ZnO2 प्लस X। ये कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया में X का नाम व सूत्र लिखिए। तो इस X का नाम लिखना है। तो देखिए X का सूत्र तो है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है ना। और इसका नाम लिख देना है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिख के हिंदी में फिर इसका सूत्र लिख देना है H2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चनों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनों को बताऊंगा सबको तो यानी बहुत लंबा समय हो जाएगा। इस समय यानी जो जो कैलकुलेशन वाले सवाल है उन्हीं को बताऊंगा। क्लोर क्षार अभिक्रिया को समझाइए, इसमें निहित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया कैसे होती है, जब NaCl की क्रिया जल के साथ कराई जाती है, क्या बनता है, NaOH बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके आधार पर आपको लिख देना है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया में क्षार प्राप्त होता है NaOH, और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। किसी बिंब को 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 24 सेमी की दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ फोकस दूरी अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, माइनस की, तो -16 F का मान दे रखा है। और बिंब की दूरी दे रखी है यानी U का मान दे रखा है -24, यहाँ 24 दे रखा है, परंतु बिंब की दूरी माइनस होती है, ठीक है। अवतल दर्पण तो यहाँ पर V का मान निकालना, V का मान निकालें तो 48 आएगा। जिसका भी 48 आया वो राइट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए ये अगला अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य स्थित बिंब के प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाइए। तो देखिए किरण आरेख में आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ, ठीक है ना। दर्पण कौन सा है, दर्पण है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण बना लेना ऐसे, ठीक है। और ऐसे मुख्य अक्ष ये ध्रुव हो गया, ठीक है ना। ध्रुव को हम पी से प्रदय करते हैं, यहाँ पर ए फोकस हो गया, इधर वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है बिंब कहाँ पर है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो इससे प्रकाश की किरण गुजारनी थी, प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो ये अपवर्तन पश्चात कहाँ से निकलेगी, फोकस बिंदु से, तो यानी पीछे की साइड बढ़ेगा। और ये अगर ध्रुव से निकालनी है इस प्रकार से, हमको पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों आपस में यहाँ मिलेंगे, तो प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा। तो ऐसा चित्र आपने बनाया होगा, अगर ऐसा बनाया तो राइट आंसर है आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने जिन जिन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने बताया है वो आपके राइट होंगे। और तो फिर आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चनों को आप अच्छे ढंग से करके आ गए होंगे, ठीक है ना। अब मिलेंगे, अगर आपको गणित की तैयारी सही ढंग से करनी है, ठीक है ना, 100 में से 100 अंक लाने हैं, तो इस चैनल से जुड़ करके आप 2 घंटे का समय निकाल कर आप इस चैनल से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 2 घंटे अगर 4 दिन लगातार इस चैनल के लिए देंगे तो गणित में आप 100 में 100 अंक लेकर के ही आएंगे, ठीक है ना।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ठीक है।